Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our MCQ Sprint Series. आज हम करेंगे पार्ट 3 ऑफ सितंबर 2022 और इसके साथ ही सितंबर मंथ हमारा पूरा का पूरा कवर हो जाएगा और इसके साथ ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो टोटल 5 मंथ्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस रिलीजेस द ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, सेकेंड इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, सी बोथ 1 and 2 या फिर डी नन ऑफ द अबव। देखिए जनरली होता क्या है ना कि इस रिपोर्ट ने हमें ये बताया है कि जितना भी पूरे वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं रिगार्डिंग दी इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो आपको फुलफिल करनी है तो आपको बहुत अमाउंट में कोल चाहिए है। लेकिन अगर उतना अमाउंट ऑफ कोल आप यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन बहुत बढ़ जाएगा। तो पोल्यूशन को भी कम करना है, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल भी करना है, तो हम करें क्या? तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि वी कैन यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें विंड, सोलर, बायोगैस, न्यूक्लियर ये सब आ जाते हैं, है ना। अगर हम बात करें इसकी कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है, इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया है कि अगर आप किस तरीके से आप कह लो कि पावर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट में किस तरीके से जो सारी की सारी चीज़ें हैं, जो एमिशंस हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस। और प्रॉब्लम्स तो हम लोगों को वैसे ही पता है, ठीक है। तो जो रिपोर्ट है दोनों ने पब्लिश करी है, ये भी जो एजेंसी है ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी के ही रिगार्डिंग काम करती है सारा का सारा। इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात का, इंडिया इज द एसोसिएट मेंबर। जो सेकंड है अरीना, ये भी एक एनर्जी एजेंसी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के ही सारे कामकाज देखती है। तो दोनों की कोलैबोरेशन से ही मिलकर ये रिपोर्ट जो पब्लिश की गई है कि आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से हम लोग बढ़िया इन सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी रहेगा आपका आंसर। ध्यान रखेंगे 5 की सेक्टर्स हैं जनरली हमारे एमिशंस को रिड्यूस करने के, पावर है, हाइड्रोजन है, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टील या फिर एग्रीकल्चर। इन पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज़ में हम क्या कर सकते हैं कि हम एमिशंस को कम करें, ठीक है। जैसे हमने हाइड्रोजन की बात करी, हाइड्रोजन में वी हैव ग्रे हाइड्रोजन, जिसको बनाने के लिए हम लोग कोल की तरह इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको यूज़ करते हैं। एक हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन, अगर हम देखें ना हाइड्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में एज इट इज़ मिलती नहीं है हमें। यूनिवर्स में सबसे मोस्ट अबंडेंट गैस है H2, बट धरती पर नहीं है इतने, बिकॉज ऑफ इट्स लाइट नेचर। लाइट नेचर है तो ग्रेविटी रोक नहीं पाई इसे, तो अल्टीमेटली ये स्पेस में चली गई। तो हमें हाइड्रोजन मिलती है अब वाटर में। अगर मुझे हाइड्रोजन चाहिए तो मुझे वाटर को तोड़ना पड़ेगा, इसके लिए आई नीड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस और इसके लिए आई नीड इलेक्ट्रिसिटी। तो तब जाकर ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा और मुझे मिल जाएगी हाइड्रोजन। बट ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर ये सब करने के लिए मैंने कोल से बनी हुई बिजली का इस्तेमाल किया है, देन इट विल बी नोन एज ग्रे हाइड्रोजन। और अगर मैंने इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया है और ये कैसे बनी है, सोलर से, विंड से, बायोगैस से, तब ये क्या है आपका ग्रीन हाइड्रोजन।
तो हाउ कैन बी हाइड्रोजन बिकम अ बढ़िया फ्यूल, एफिशिएंट फ्यूल, और इसके बनाने में जो पूरी प्रोसीजर है वो भी काफ़ी सरल हो और काफ़ी एमिशन फ्री हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 5 की सेक्टर्स हैं और किसने पब्लिश करी है ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 54th टाइगर रिजर्व। पूरे इंडिया में टोटल 54 टाइगर रिजर्व्स हैं। एनवायरनमेंट में हम लोगों ने बहुत डिटेल में किया है इन्हें। अगर हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन, इट वाज नोटिफाइड इन उत्तर प्रदेश। ओके, सेकंड, द नेम ऑफ टाइगर रिजर्व इज गुरु घासीदास नेशनल पार्क। देखिए, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व, रिसेंटली डिक्लेयर भी हुआ है, बट ये है आपका 53rd और ये है आपका छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। तो दिस ऑप्शन बिकम्स रॉन्ग। और उत्तर प्रदेश में 54 टाइगर रिजर्व है और उसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। उसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। पूछा क्या है आप लोगों से? करेक्ट, तो ओनली 1 इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। टाइगर रिजर्व पता है हमें, NTCA की पूरी अथॉरिटी है। किसी भी जगह को अगर आपने टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना है या हटाना है उसको एज अ रिकॉग्निशन, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? NTCA की। NTCA की इजाज़त के बिना आप किसी भी जगह को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर नहीं कर सकते और ना ही वैसे वर्सा। ठीक है, और NTCA आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये बनी थी आपकी अमेंडमेंट के थ्रू। अमेंडमेंट किस में? अमेंडमेंट इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें अमेंडमेंट हुई थी 2003 में और तब जाकर ये बनी थी। ठीक है, इसको ध्यान रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज रिसीव्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड। देखिए, ये जो है ये 68th जो आपके नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं उसके टाइम पर दिया जाता है। ऑप्शन हैं आपके पास आशा पारेख, रजनीकांत, जया बच्चन या नन ऑफ द अबव। देखिए, रजनीकांत को भी जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो मिला है, बट वो इस बार नहीं मिला है ना, वो इस बार नहीं मिला है। और जो इस बार मिला है, अगर यहाँ पर 2022 लिखा हो तो आप इसको यहाँ पर भी ठीक कर लें, 2022 लिखेंगे तो ही ये क्वेश्चन जो सेंस बनाएगा थोड़ी बहुत। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका? ए, आशा पारेख। तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। और ये जो पूरा अवार्ड है ये दिया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 68 नेशनल फिल्म अवार्ड के टाइम पर जो न्यू दिल्ली में हुए हैं उनको दिया गया है ये। रजनीकांत जी को 2019 में दिया गया था और अमिताभ बच्चन को 2018 में दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। दादा साहब फाल्के अवार्ड दादा साहब फाल्के के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने, अगर हम देखें तो इंडिया की जो पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, उसके वो मेकर थे। ही वॉज अ फिल्म मेकर ऑफ दैट फिल्म। तो उनके नाम पर ही, जैसे उनको हम फादर ऑफ सिनेमा भी बोलते हैं, तो उनके नाम पर यह अवार्ड रखा गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेघ चक्र ऑपरेशन। मेघ चक्र ऑपरेशन के बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1, इट इज कंडक्टेड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। Second, it is a pan-India drive against the circulation of sharing of child sexual abuse material CSAM। देखिए, नॉर्मली क्या है ना, ये एक इंटरपोल के द्वारा एक रिपोर्ट आई थी, इसमें ये बोला गया था कि बहुत सारे जो ऑनलाइन हैं, बहुत सारे जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल जो है वो अवेलेबल हैं। तो उन सभी को उन साइट से हटाना, लोगों को अवेयर करना और जिन्होंने भी चीज़ें शेयर करी हैं उनको पकड़ना, ये सारा जो काम है दैट इज़ अ काइंड ऑफ एन ऑपरेशन। उस ऑपरेशन का नाम है क्या? ऑपरेशन मेघ चक्र। और इंटरपोल की अगर कोई भी चीज़ है तो उसको इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोगों के पास कौन है? CBI। तो पूरे वर्ल्ड में इंटरपोल काम कर रहा है इसके पीछे और इंडिया में CBI काम कर रहा है इसके पीछे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। पूछा क्या है आप लोगों से? करेक्ट, दोनों सही है। ऑप्शन C, बोथ 1 and 2। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका नाम थोड़ा सा अजीब सा है, मेघ चक्र और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, तो कहीं से थोड़ा सा ऐसे नाम वाइज लिंक नहीं बनता। तो यही इसकी खासियत है कि लिंक नहीं बनता है तो आपको जल्दी याद होना चाहिए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ एशियन पाम ऑयल अलायंस। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ऑयल कंज्यूम किया जाता है वो कौन सा है? पाम ऑयल। और जो इंडिया है, इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल।
लार्जेस्ट इंपोर्टर इंपोर्ट करते किससे हैं हम? मलेशिया और इंडोनेशिया से। ये मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों मिलकर 90% ऑफ द इंडिया के एक्सपोर्ट्स को कंसिडर करते हैं। और इनके नंबर आगे पीछे लग रहे थे, कभी मलेशिया फर्स्ट पर है, कभी इंडोनेशिया फर्स्ट पर है। अगर अभी की बात करें तो मलेशिया जो है दैट इज एट नंबर 1 कि जो इंडोनेशिया है दैट इज एट सेकेंड, मलेशिया इज एट नंबर 1। तो वैसे ही जैसे पूरा जो ये पाम ऑयल का बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए, एशिया में और लोगों की तरफ पहुंचाने के लिए, इसी कल्टीवेशन को और प्रमोट करने के लिए क्या है, ये अलायंस बनाई गई है। क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। ऑप्शन आप देखो 1 2 3 एंड 4, 1 2 4 या ऑल ऑफ दी अबव। ये 4 तो हैं ही हैं, साथ में जो नेपाल है दैट इज ऑल्सो दी मेंबर ऑफ एशियन पाल्म ऑयल अलायंस। और इंडिया में वैसे भी बहुत ज़्यादा तर्ज पर ना इसको हम और कल्टीवेट भी कर रहे हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ये इंडिया में ज़्यादा जगह उगता नहीं है। जैसा क्लाइमेट इंडोनेशिया और मलेशिया में है वैसा ही क्लाइमेट इंडिया में एक तो नॉर्थ ईस्ट में और अंडमान निकोबार एरिया में है। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने अभी रिसेंटली ही नेशनल मिशन फॉर पाम ऑयल अलायंस हम लोगों ने चलाया हुआ है, ताकि हम इंडिया में कल्टीवेशन शुरू कर सके, ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी इंडोनेशिया या मलेशिया एक्सपोर्ट करने से मना कर देते हैं तो वी आर नॉट सोलली डिपेंडेंट ऑन दोज कंट्रीज। और ऐसा हो भी चुका है। इंडोनेशिया ने अभी रिसेंटली ही बैन कर दिया था कि कोई भी पाम ऑयल का एक्सपोर्ट हम लोग करेंगे नहीं इंडिया को। तो ऐसी असुविधाओं से बचने के लिए इंडिया ने ये जो मिशन है वो लॉन्च किया है, जिसमें हम लोगों ने अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है उसको कैप्चर करना है रिगार्डिंग दी पाल्म ऑयल की कल्टीवेशन। अगर इसका आंसर देखें तो ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दी अबव। और इसके साथ ही जो नेपाल है वो भी इसका मेंबर है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड टूरिज्म डे 2022। फर्स्ट, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 27th of September। देखो नॉर्मली क्या है ना, जो डेज होते हैं वो आपको ज़्यादा याद नहीं करने होते, लेकिन ना कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा और ये होगा कि काश उस टाइम पर ये भी कर लेते। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो आपको मैं करवा रही हूँ। इसके अलावा जो भी डेज आपको लगता है कि आप याद कर सकते हैं तो आप कर लेना, अदरवाइज इनको आप रिवाइज करते रहोगे तो भी इनसे हमारा काम चल जाएगा बहुत ईजीली। तो इनको ही बार बार रिवाइज करेंगे तो हम ठीक रह जाएंगे सारे। ठीक है, अगर हम टूरिज्म डे की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट डे है हमारे लिए, और हाँ ये 27 सितंबर को ही हम लोग मनाते हैं हर साल। सेकेंड, द थीम फॉर 2022 इज रीथिंकिंग टूरिज्म। कि टूरिज्म सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक वैल्यू हो ऐसा भी ठीक बात है। जैसे हम लोगों ने परसों बात की ना एस्ट्रो टूरिज्म की, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को देखने के लिए आते हैं। तो वैसे टूरिज्म को प्रमोट हम कर सकते हैं, मेडिकल टूरिज्म को हम प्रमोट कर सकते हैं। तो वी शुड स्टार्ट रीथिंकिंग ओवर दिस टूरिज्म कंसेप्ट, और यही इसकी थीम भी है। ठीक है, तो याद करने के हल्का सा देखना पड़ेगा कि टूरिज्म को हम कैसे और रीथिंक कर सकते हैं और कौन से हमारे पास एवेन्यूज हैं। ठीक है, अगर हम देखें ऑप्शन पूछा क्या है, करेक्ट दोनों ही सही हैं। आंसर रहेगा आपका सी, बोथ 1 and 2। याद रहेगा हमें ये। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जल दूत ऐप। जल दूत ऐप है, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1। द ऐप इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। देखो दोनों ही हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो दोनों, महुआ भी हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और ये दोनों ही हैं, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डेवलपमेंट। ये बेसिकली ना एक ऐसा ऐप है जिसमें ना पूरे इंडिया का हम चाहते हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो हमें पता रहे। जैसे हम कहते हैं कि हरियाणा और पंजाब में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिप्लीट हो गया है, जो कुएँ हैं वो सूख गए हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी और सारे एरियाज इंडिया में। तो इनका जो स्टेटस है वो पता रहे हमें, उसके लिए हम लोग लेकर आए हैं जल दूत ऐप। कि आपके पूरे गांव में जितने भी कुएं हैं उन सब में से हम 3-5 सेलेक्ट करेंगे, और इनका जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो आप बताते रहना हमें, ताकि ये ना हो कि लेवल बहुत नीचे चला जाए और फिर हम कुछ करना भी चाहें तो वो कोई मकसद ना हमारा हल करे। तो जब चीज़ें धीरे धीरे डिप्लीट हो रही हैं, अगर हम तभी ही ध्यान दे देंगे तो हम बेटर रह जाएंगे। तो ये जल दूत ऐप जो है वो बेसिकली एक डेटा क्रिएट करने के लिए ऐप बनाई गई है, ताकि लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर कैन बी टेकन केयर ऑफ। अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें तो
The aim is to redress grievances of citizens about the non-availability of water. देखो, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं है तो आपने ऐप पे डाल दिया कि मेरा पानी नहीं आ रहा, तो ये उसके लिए नहीं है, उसके लिए कोई और ऐप है, बट जलदूत ऐप नहीं है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली किसके लिए है? ग्राउंड वाटर लेवल को देखने के लिए और उसको ठीक करने के लिए। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। पूछा क्या है करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 ओनली। और मिनिस्ट्रीज ध्यान रखेंगे, हम लोग पंचायती राज भी है, पंचायत वाली भी है और गांव वाली मिनिस्ट्री भी है। चलिए, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ज़ुरोंग रोवर। फर्स्ट, इट इज द मिशन ऑफ नासा। देखो, ज़ुरोंग रोवर जो है ना, ये एक रोवर की तरीके से काम कर रहा है। रोवर होता है जो किसी भी सतह पर लैंड करता है और फिर रोबोट है, चलता रहता है और बिल्कुल पास जाकर चीज़ों की स्टडी करता है। तो ये सब जो है, ज़ुरोंग रोवर इज द पार्ट ऑफ तियानवेन-1 मिशन, और तियानवेन-1 मिशन है आपका चाइना का, तो नासा का ये प्रोजेक्ट नहीं है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड, इट लैंडेड ऑन मार्स सक्सेसफुली एट यूटोपिया प्लेनिशिया। देखिए, सबसे खास बात यही है इसकी, चाइना के द्वारा भेजा गया ये जो मिशन है तियानवेन-1, इसमें रोवर था ज़ुरोंग, और जो मार्स पर नदर्न हेमिस्फेयर वाला एरिया है वहाँ पर एक जगह है यूटोपिया प्लेनिशिया, वहाँ पर सक्सेसफुली उतरा और अभी भी वो रिसर्च कर रहा है। ये बताता रहता है कि मार्स के ऊपर पहले फ्लड्स आई हैं कि नहीं आई हैं, पानी अवेलेबल था या नहीं अवेलेबल था, मार्स क्वेक्स कैसे आते हैं, जैसे अर्थक्वेक आते हैं ना वैसे ही मार्स क्वेक कैसे आते हैं, तो वो सब चीज़ें ही बता रहा है। तो ये बात सही है कि हाँ, मार्स पर ही गया था, सक्सेसफुली ही लैंड किया था और यूटोपिया प्लेनिशिया जगह पर लैंड किया था। अगर हम देखें पूछा क्या है हम लोगों से, करेक्ट ना, तो ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी 2 ओनली। नासा के भी बहुत सारे मिशन हैं मार्स के ऊपर, वो अलग हैं, आपने उनके नाम भी याद करने हैं। ठीक है, जैसे इनसाइट्स मिशन है, इनसाइट्स भी आपका एक लैंडर मिशन ही है जो नासा का है। परसिवरेंस मिशन है ना, ये भी नासा का है और ये भी आपका मार्स के लिए ही है, दोनों लैंडर मिशन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP। फर्स्ट, द प्रोग्राम सीक टू कट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल पोल्यूटेंट्स कवर्ड अंडर NAQI नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। सबसे पहली बात तो इन दोनों का आपको डिफरेंस पता हो कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में टोटल 8 अमाउंट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स आते हैं, जिसमें आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, SO2, आपका PM2.5, PM10, अमोनिया, ओजोन और लेड, ये टोटल 8 हैं पोल्यूटेंट्स जो कि सांस लेने में दिक्कत करते हैं या फिर अगर बॉडी में चले जाएं तो हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये तो है 8 NAQI में। NCAP कहता है कि मेरे को फ़र्क पड़ता है इन दोनों से कि PM2.5 या PM10 कितने कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो NCAP ये जो ऑप्शन दिया हुआ है कि इट कवर्स ऑल दी पोल्यूटेंट्स कवर्ड अंडर NAQI, तो ये गलत हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि इसमें टोटल 8 है NAQI में और NCAP टोटल 2 हैं। है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। Second, the new target is 40% reduction of particulate matter concentration by 2026, updating the earlier goal of 20 to 30% reduction by 2024। देखो इसमें था क्या, अगर हम बात करें इसमें कि 2017 एक साल है जिसमें PM2.5 और PM10 जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन 100 यूनिट हम मान लेते हैं। हम लोगों ने क्या करना था, पहले 2023-24 का ये जो साल है इसमें हमने करना था कि इनका जो अमाउंट है वो कितना हो जाए, 70 से 80 हो जाए, इतना हमें इसको रिड्यूस करना था। इट वॉज रिड्यूस्ड बाय रिड्यूस है जो आपका ऑफ 20 to 30%, है ना, कि 20 से 30% कम करना है। अब इसको हम लोगों ने बढ़ा दिया है। हम क्या करना चाहते हैं, 2026 तक आप टाइम एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन टारगेट भी आपका ये 40% ही आपने रिड्यूस करना है। मतलब अगर वो 100 है 2017 में, तो ये आपका 60 हो जाना चाहिए, कब तक, 2026 तक। तो दिस इज द अपडेटेड टारगेट। पहले 23-24 का साल था, 20 to 30% रिडक्शन थी। अब साल बढ़ गया है और रिडक्शन का जो लेवल है वो भी बढ़ा दिया गया है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट।
और पूछा भी क्या है, करेक्ट ऑप्शन ही पूछा है, तो आंसर रहेगा आपका बी, 2 ओनली। आपको NaQI के 8 पोल्यूटेंट्स पता लग गए, जिसमें CO2 नहीं है, ध्यान रखना। NaQI में CO2 नहीं है बिकॉज CO2 इज अ ग्लोबल वार्मिंग गैस, नॉट अ पोल्यूटेंट। इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, हमारा ऑप्शन हो गया बी। और ये जितनी भी, जैसे अगर हम कहें NCAP, ये टोटल 132 के अराउंड है नॉन अटेनमेंट सिटीज। नॉन अटेनमेंट सिटीज, ये वो सिटीज हैं जिन्होंने अपना टारगेट अचीव नहीं किया। कौन सा टारगेट? जो दिया गया था CPCB के द्वारा अंडर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं हर शहर के, वो हैं आपके नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जिसमें टोटल 8 जो पोल्यूटेंट्स है NaQI वो तो है ही है, साथ में 4 और हैं, है ना, जिसमें आपका बेंजीन आ गया, जिसमें आपका बेंजोपायरीन आ गया, बेंजीन आ गया, बेंजोपायरीन आ गया, निकल है और आर्सेनिक है। तो 8 तो वो तो है ही हैं, साथ में ये 4 भी हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि NCAP सिर्फ उन्हीं सिटीज के लिए इंप्लीमेंट किया गया है विच आर अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन अटेनमेंट सिटीज अंडर NAAQS। जो इन्होंने इन 8 पोल्यूटेंट्स के ऊपर ढंग से काम नहीं किया, तभी इसको हम NCAP के अंडर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। CPCB किसके अंडर आता है? MOEFCC के। तो चाहे CPCB लिखा हो चाहे MOEFCC लिखा हो, दोनों सही है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2022. Option. Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.